सोचो, एक मुल्क जहाँ सारी पावर सिर्फ एक शहर के पास, लेकिन एक दिन एक कानून आता है जो इस पावर को प्रोविंसेस के घर तक पहुंचा देता, यूनिट्स के शहरों तक पहुंचा देता। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा कानून पाकिस्तान में भी मौजूद है जिसने हुकूमत की तकसीमी इख्तियार को बिल्कुल उल्टा कर दिया है, एक ऐसा कानून जिसने इस्लामाबाद को कमज़ोर और यूनिट्स को ताकतवर बना दिया, और सबसे हैरत की बात, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस कानून को लेकर सब हिमायत में भी थे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ANP, TPP, TMLN और MQM जैसी पार्टीज सब इत्तेहाद में भी थे, यूनानिमसली भी पास किया था। तो सवाल ये है, इस कानून का नाम क्या है? इट्स कॉल्ड 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब सवाल ये पैदा होता है, 18th अमेंडमेंट असल में है क्या, नेमत या नुकसान? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मूसा अली खान और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे डिबेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज पर, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन टेंशन नहीं लेना, मैं इसे बोरिंग लेक्चर नहीं बनाने वाला। आज हम इस अमेंडमेंट को सिंपल अल्फाज में, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज इट, हाउ इट अफेक्ट्स यू एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आई? ये कहानी शुरू होती है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से। उस वक्त डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान एक फेडरल सिस्टम होगा, लेकिन असल पावर हमेशा इस्लामाबाद के पास ही रही, जिस पर प्रोविंसेस ने सालों तक शिकायतें की। हम सिर्फ नाम के प्रोविंसेस हैं, इख्तियार सब इस्लामाबाद के पास। फिर आती है 2006, एक मिस्टीरियस कमेटी बनती है जिसका नाम होता है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इस कमेटी में मुल्क के तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक टेबल पर बैठती है, चाहे वो PPP हो, TMLN, MQM, ANP और बहुत सारी और, सब एक साथ। इन आता है फिर ईयर 2010, नेशनल असेंबली और सेनेट यूनानिमसली पास करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को और 18th अमेंडमेंट ऑफिशियली पास हो जाती है। अब आते हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, इसका मेन पर्पस क्या था। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल अल्फाज में, तख्त का सेंटर इस्लामाबाद से उठा के प्रोविंसेस तक शिफ्ट करना। पहले पाकिस्तान एक हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, हर डिसीजन, हर पॉलिसी, हर पैसे का इख्तियार इस्लामाबाद के पास होता था। 18th अमेंडमेंट ने कहा नो मोर, नाउ एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कल्चर सब किसके पास आ जाते हैं? प्रोविंसेस के पास। मतलब सिंध अपना सिलेबस डिसाइड करेगा, पंजाब अपना हॉस्पिटल, खैबर पख्तूनख्वा अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी। एग्जैक्टली, एजुकेशन अब प्रोविंस के पास, हेल्थ प्रोविंस, एग्रीकल्चर प्रोविंस, कल्चर प्रोविंस और ढेर सारे ऐसे और सब्जेक्ट्स प्रोविंस को दे दिए गए। एंड इस्लामाबाद बिकेम जस्ट अ स्पेक्टेटर। अब बात करते हैं कुछ इसके पॉजिटिव्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली, लोकल नीड्स के मुताबिक पॉलिसीज बनने लगी, फेडरल गवर्नमेंट का बर्डन कम हुआ और डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो गई। क्यों? क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बट हियर कम्स अ ट्विस्ट, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस अमेंडमेंट पर भी क्रिटिसिज्म हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस को टू मच फ्रीडम दे दी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम वीक हो गई है। मतलब अगर पंजाब ने पैसे खराब लगा दिए तो इस्लामाबाद कुछ कह भी नहीं सकता। क्या हर प्रोविंस मुल्क में अपने अपने निज़ाम बनाकर, अपने अपनी पॉलिसीज बनाकर मुल्क में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान को यूनाइट कर रहा है या डिवाइड? क्या 18th अमेंडमेंट डेमोक्रेसी की बैकबोन है या स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट? कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।